नमस्कार दोस्तों, मैं शोएब खान एम द लर्निंग ऐप पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस क्लास में हम रीट 2015 के पेपर की बात करने वाले हैं, एसएस ज्योग्राफी। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, जैसा कि एक प्रश्न आपके लिए आया था 2015 के पेपर में, पूछा गया कि पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है। जो संपूर्ण पृथ्वी है उस पर दो चीजें हैं, एक स्थल है और जल है। तो आपसे जो स्थल का प्रतिशत पूछा गया, कितने प्रतिशत पर स्थल भाग है। ठीक है, तो देखिए, जब हम इस प्रकार से पृथ्वी को देखते हैं, इस प्रकार से, तो दूसरा जो रूप आता है वो जल का आता है। दूसरा रूप किसका आता है? जल का आता है। तो हम जब जल की बात करते हैं तो यह 71% आता है। कितने प्रतिशत आता है बच्चों? 71%। और जो पृथ्वी है वो कितनी प्रतिशत आती है? 29% आती है वर्तमान में। हालांकि प्रारंभ में यह अनुपात 70:30 रहा था। कितना रहा था? 70:30 रहा था। वर्तमान में कुछ घटनाएं हैं, मौसमी घटनाएं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं हम, तापमान निरंतर बढ़ना कह सकते हैं हम, पर्यावरण प्रदूषण कह सकते हैं हम, जिसके कारण जो बर्फ जमी हुई है वो पिघल रही है ध्रुवों से और पिघल कर वह समुद्रों में मिल रही है। ठीक है, जिससे एक तो जो बर्फ जमी हुई है वो पेयजल है, वो पानी है जो शुद्ध पानी है। ठीक है, तो वो पानी अशुद्ध हो रहा है। और जो पृथ्वी है उसके जो स्थल आकार है वो घट रहा है, जबकि हमें आवश्यकता थी उसको बढ़ाने की, लेकिन वो घट रहा है। और इसको उदाहरण एक मैं आपको देता हूं। भारत और श्रीलंका को मध्य एक राम सेतु बांध था, जो कहते हैं कि भगवान राम ने बनवाया था। उस समय वो बांध उसके हिंद महासागर के ऊपर कैसे बना था, लेकिन वर्तमान में वह डूबा हुआ नजर आता है। इसके स्पष्ट ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जल की मात्रा बढ़ी है। ठीक है, और उस बढ़ने के पीछे कारण क्या है वो आप नोट कर लीजिए। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, बढ़ता हुआ तापमान है, प्रदूषण है, और ये सबके पीछे एक आता है मानव। ठीक है, इन सबके पीछे कारण क्या आता है? मानव आता है, जिस जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति है तो ये सारी चीजें करता है। क्लियर है? तो प्रारंभ में कितना था? 70:30, वर्तमान में 71:29 है। हमारा जो स्थल का है 29% है। कितना प्रतिशत? 29। उसके बाद हम थोड़ा और देखें इसमें, जो इस दूसरा जो प्रश्न क्या हो सकता है, अनुपात के रूप में पूछ सकता है प्रश्न आपसे, पृथ्वी और स्थल अनुपात जल का पूछ सकता है। तो इसका इस प्रकार से आ जाएगा 71:29। या फिर जल स्थल, यदि जल स्थल पूछ लेता है आपसे तो उस समय जल और अनुपात स्थल अगर पूछता है आपसे तो आपका 71:29 आ जाएगा। क्लियर है? हम थोड़ी जल पे बात कर रहे थे। देखिए, जो 71% जल है अपना, जो 71% जल है, जल, ये हमारे पास कुल जो 100% जल है। ठीक है, इस 100% जल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 71% जल है, जो अब हमारे पास आधा गिलास पानी है, उसके बाद हमें पानी नहीं मिलने वाला, तो हमारे लिए जो 100% पानी तो ही तो हुआ ना। हालांकि गिलास आधा है लेकिन 100% हमारे लिए है वो, है ना। तो ये इसको 3 भागों में बांटते हैं हम जल को। जैसा कि एक तो हम कह सकते हैं जो खारा पानी है, ठीक है, पीने योग्य नहीं है। दूसरा हम क्या करेंगे इसे, दूसरा हम इसे देखते हैं हिम नदियों के रूप में। किसके रूप में? हिम नदियों के रूप में। और एक तीसरा हम देखते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के अंदर, जिसे आंतरिक जल स्तर कहते हैं हम। ठीक है, तो इसका जो 97% भाग है वो तो खारा है बच्चों, जल का। 2% भाग है जो वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, और 1% भाग पानी है जो वो पृथ्वी के अंदर है। तो कुल मिलाकर पीने योग्य जो पानी है हमारे पास 3% है, जिसमें से जो 2% है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तापमान के कारण या प्रदूषण के कारण ध्रुवों से पिघल कर समुद्रों में मिल रहा है, जिसके कारण वो दूषित हो रहा है। ठीक है, कई उसके नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा यहाँ पर ना। बहुत सारे उसके प्रभाव पड़ रहे हैं हमारे दैनिक जीवन पर, तो उसकी हम स्पेशल क्लास में बात करेंगे कभी। तो नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। देखिए, आपने देखा होगा कि 2011 का जो पेपर हुआ था, एक तो प्रश्न वहां से उठाया गया है, एक कोई भी इसमें फेरबदल नहीं किया गया है। सीधा प्रश्न उठा गया है कि जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो कौन सी है। तो देखिए, जब वायुमंडल की परतों की बात करते हैं तो थोड़ा कुछ इस प्रकार से देखते हैं। जैसा कि सबसे पहले ये हमारी पृथ्वी है,
ये हमारी पृथ्वी है और इस पर जो सबसे पहले जो परत आती है वो आती है क्षोभ मंडल। कौन सी आती है? क्षोभ मंडल, जिसकी ऊंचाई 8 से लेकर 18 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पर होती है 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर होती है 18 किलोमीटर। क्लियर है? वहीं हम इसकी बात करें, दूसरा जो आता है समताप मंडल। समताप मंडल की जो ऊंचाई आती है 18 से लेकर 32 आती है, 18 से लेकर 32। उसके बाद मध्य मंडल की बात करें तो 32 से लेकर 80 आती है, और उसके बाद आयन मंडल की बात करें 80 से लेकर 640, और जो बहिर्मंडल की बात करते हैं तो 640 से प्लस आती है। क्लियर है? अब इसमें थोड़ा ये देखें कि जो क्षोभ मंडल है इसमें सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती है, ठीक है, बादल वगैरह इसी में पाए जाते हैं। दूसरा हम ये कहें जो समताप मंडल है इसमें मौसमी घटनाएं नहीं घटती हैं और वायुयान इसी में चलते हैं, ठीक है। और जो उसके बाद इसमें समताप मंडल में ही एक और परत है जिसको हम कहते हैं ओजोन परत। क्या कहते हैं? ओजोन परत। देखिए आपको नजर आ रही है ओजोन परत। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। जिसका मुख्य कार्य क्या है? जो सूर्य है, सूर्य से किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरण। कौन सी किरणें आती हैं? पराबैंगनी किरणें आती हैं, और ये किरणें कुछ इस प्रकार से आती है पृथ्वी पर सीधी, सूर्य से इस प्रकार से सीधी जब किरणें आती हैं तो ये पृथ्वी पर सीधी आ जाए, पृथ्वी पर ज्यादा तापमान बढ़ेगा और हानिकारक होती है। तो ओजोन परत क्या करती है? इनको फैला देती है, अवशोषित कर कर फैला देती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है? तो ये चीज हमें समझ में आई है कि ओजोन जो परत है वो किस में है? उस समताप मंडल में है। लगभग 20 किलोमीटर मोटी है ये ओजोन परत, और जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। याद रहे कोई ऐसी कोई दीवार नहीं है ये केवल एक गैस का मिश्रण है, पराबैंगनी जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। साथ में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसे सर्वाधिक जो है दूषित करती है, इसको ओजोन परत, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वह है सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली की जाती है। सामान्य शब्दावली की जाती है, वह क्या है? देखिए बहिर्जनित का अर्थ, जनिक का अर्थ होता है जो पृथ्वी के बाह्य हिस्से में जो बल लगता है, पृथ्वी के बाह्य हिस्से में जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं? बहिर्जनिक बल बोलते हैं। अंदर के हिस्से में जो बल लगता है उसे आंतरिक जनिक बल बोलते हैं, ठीक है, आंतरिक बल बोलते हैं हम उसे। तो बहिर्जनिक जो बल है, जो पृथ्वी के जी पृथ्वी हमारी, इसके ऊपर बल कैसे लग सकता है? हम इसमें चोट मारे तब लग सकता है। क्लियर है? जब कोई चीज इसके ऊपर से कोई चट्टान, बड़ी चट्टान वो टूटती है, वो विखंडित होती है, तब इस पर बल लगेगा, ठीक है। तो वो दो ही प्रक्रियाओं से होता है। जो 2012 का पेपर था उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, अनाच्छादन पढ़ा था। अनाच्छादन में हमने देखा था, और एक अपक्षय पढ़ा था उसमें, अपक्षय, अनाच्छादन और अपर्दन, 3 चीजें पढ़ी थी। तो वहां हमने स्पष्ट ये किया था कि अपक्षय और अपर्दन, ये दोनों क्रियाएं जो किसके लिए फेमस होती हैं? अनाच्छादन के लिए होती है, क्योंकि अपक्षय में वस्तुएं टूटती हैं, अपर्दन में घिसती हैं, और इनका सीधा प्रभाव पृथ्वी के बाह्य क्षेत्र पर पड़ता है, ठीक है। तो जो बाह्यजनिक जो बल है उसके लिए एक जो संयुक्त रूप से शब्दावली जो प्रयोग में ली जाती है वो क्या ली जाती है? अनाच्छादन ली जाती है। क्या ली जाती है? अनाच्छादन। तो यही प्रश्न 2012 में पूछा गया था। उसमें पूछा गया था अपक्षय और अपर्दन तो संयुक्त रूप से जो क्या बोलेंगे? अनाच्छादन। लेकिन अब यहाँ पर जो उसके द्वारा अपक्षय और अपर्दन के द्वारा जो बल लगता है इसको बहिर्जनिक बल बोलते हैं, है ना, उसके लिए जो शब्दावली क्या प्रयोग की जाएगी? अनाच्छादन प्रयोग की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात है, जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को जाना जाता है। देखिए भाई, इसमें जैव मंडल में जीव और पर्यावरण के मध्य जो रासायनिक तत्वों के चक्रीय जो प्रभाव है उसको क्या कहा जाएगा? उसे हम कह सकते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है, जो आपको 2015 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है? आप सभी जानते हैं जो सेल होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सेल जो होती हैं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं, आगन्य, अवसादी या परतदार, और एक होती है कायांतरित, ठीक है। तो जो कायांतरित जो चट्टानें होती हैं उसके लिए बोल रहा है कि कौन सी नहीं है। तो कायांतरित में हम पढ़ते हैं बच्चों, कायांतरित में
जो है संगमरमर की पाया जाता है, चट्टानें पाई जाती है संगमरमर की, और इसमें जो है स्लेट पाई जाती है, और इसके अंदर क्वार्टजाइट चट्टान भी पाई जाती है। ठीक है, संगमरमर, क्वार्टजाइट और स्लेट। तो इसमें जो इसके जो सेल नहीं है वो क्या नहीं है, चूना पत्थर नहीं है, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है कौन, चूना पत्थर। क्लियर है। अब थोड़े इसके बारे में और देख लेते हैं। चूना पत्थर आप जानते ही हैं, क्वार्टजाइट एक पत्थर ही है, क्या है ये, पत्थर है। ठीक है, और स्लेट भी एक प्रकार का पत्थर है जिसमें बारीक कण होते हैं। कैसे कण होते हैं, बारीक कण होते हैं, और क्वार्टजाइट पत्थर में थोड़े मोटे कण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। कौन सा अजैव संसाधन नहीं है, जैव और अजैव आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो कौन सा अजैव संसाधन नहीं है, देखें मृदा को देखा आपने, मृदा क्या है, अजैव है या जैव है, आपने कहा कि यह अजैव संसाधन है। चट्टान है, अजैव है। खनिज है, अजैव है। ये सभी अजैव संसाधन है, लेकिन पौधा क्या आता है, पौधा जैव संसाधन की श्रेणी में आता है। क्लियर है। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक शैल का स्वरूप और जलवायुविक कारक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती नहीं, ह्यूमस जो है मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में नहीं पाई जाती, ऊपर पाई जाती है। बाकी सभी उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है, बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है। तांबा उत्पादक पूछा है, जो सबसे पहले नंबर पर आता है वर्तमान में, तो वो आता है बच्चों चिली आता है। कौन सा आता है, चिली आता है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आता है पेरू, और तीसरे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। यदि भारत की हम बात करें तो भारत में पहले नंबर पर आता है एमपी, दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान, और तीसरे नंबर पर आता है झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, परंपरागत जो प्राचीन काल से चली आ रही है, जो अन्वयकरण है, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, क्लियर, उसकी बात कर रहा है। कौन सा नहीं है, भूतापीय ऊर्जा। देखिए भूतापीय ऊर्जा क्या है, आप लोग जानते हैं जो पृथ्वी है इसके अंदर विद्युत है ना, और इसे आप प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं, जब आप एक बल्ब जला रहे होते हैं घर में, ठीक है, एक आप गर्म तार लाते हैं, वायर लाते हैं, और दूसरा आप क्या करते हैं, पृथ्वी के अंदर एक जो है सरिया ठोक देते हैं और उसमें से दूसरा वायर बांध देते हैं। इसका मतलब वहां से अर्थिंग हो रही है, जिसको अपने देहाती भाषा में अर्थिंग बोलते हैं, वो दरअसल विद्युत ही है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में हमारे पास वर्तमान में उसे प्रयोग में लेने के लिए हमारे पास तकनीकी नहीं है। आगामी समय में हो सकता है तकनीकी आ जाए। तो क्या है ये, तकनीकी पर आ रही बात, किस पर आ रही है, तकनीकी पर आ रही है। तो जब तकनीकी पर बात आ रही है तो परंपरागत हो ही नहीं सकता, वो कैसा होगा, गैर परंपरागत होगा। तो हमारा इसका जो पहला ही जो है परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन सा नहीं है, भूतापीय ऊर्जा नहीं है। बाकी पेट्रोलियम जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, परंपरागत है। क्या है, हाइड्रोकार्बन परंपरागत है ये, है ना। आइस के जो जल विद्युत और प्राकृतिक गैस दोनों तीनों ही परंपरागत है। सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। अच्छा, स्थानांतरित कृषि और देश, देखिए स्थानांतरित कृषि क्या है, स्थानांतरित कृषि हम ये कह सकते हैं जो जनजातियों द्वारा की जाती है। मुख्य विश्व में जनजातियों द्वारा जो कृषि की जाती है दुर्गम क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में की जाती है, उसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। हालांकि इसकी डेफिनेशन दूसरी तरह से है, मैं आपको केवल समझा रहा हूं। जनजातीय क्या है, ऐसे लोग जो समाज की मुख्य धारा से दूर हैं, सरकार की योजना नहीं पहुंच पाती है, वो जनजातीय लोग श्रेणी में आते हैं और ये दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, चाहे वो मरुस्थलीय क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, वन्य क्षेत्र हो, ठीक है, या फिर ध्रुवीय क्षेत्र हो, दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। इन लोगों के द्वारा एक कृषि की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों को या उन दुर्गम क्षेत्रों को साफ कर कर, क्या कर कर, साफ कर कर, या वनों को काट कर, वनों को काट कर कृषि की जाती है। और एक स्थान पर लगभग वनों को काट कर साफ कर 2 से 3 वर्ष कृषि करते हैं। उसके बाद उस भूमि में
जो उर्वरकता क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। फिर ये दूसरे स्थान पर जाकर कृषि करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करने के कारण यह क्या कहलाती है? स्थानांतरित कृषि कहलाती है। जो ये जनजातीय लोगों का जीवन यापन का एक अच्छा तरीका है, लेकिन पर्यावरण के लिए नकारात्मक। ठीक है, पर्यावरण के लिए नकारात्मक यह है कि ये कम समय में ही अधिक वनों का विनाश हो जाता है। इसमें स्थानांतरित कृषि जो ये अधिक पेड़ों का विनाश होता है इसमें। क्लियर है? तो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे हमारे भारत में झूमी कहलाती है ये, है ना। तो अब देखिए ये अपने मेल करना है। मिल्पा, क्या मिल्पा मैक्सिको में कहा जाता है क्या स्थानांतरित कृषि को? बिल्कुल कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है। झूमिंग अपने भारत में कहा जाता है क्या? बिल्कुल भारत में झूमिंग कहा जाता है, उत्तरी भारत में। रोका कहाँ कहा जाता है? ब्राजील में कहा जाता है। लदांग कहाँ कहा जाता है बच्चों? लदांग है जो मलेशिया में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलेशिया में क्या कहलाता है? लदांग कहलाती है। कौन सी कृषि? झूमिंग कृषि। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जो अपना भारत है, ये वाला जो दक्षिण क्षेत्र है, इसकी बात वो कर रहा है। इसका ये जो इस प्रकार से जो अपना जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी बात कर रहा है। इसका जो सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो उसके लिए हम बात करते हैं अन्नाईमुड़ी। कौन सा है? अन्नाईमुड़ी केरल राज्य में जो स्थित है और जिसकी जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर। कितने मीटर है? 2695 मीटर है। वहीं डोडा बेटा और कोडाई कनाल की बात करें तो ये तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु। और महेंद्रगिरी की बात करें तो ये ओडिशा राज्य में पड़ती है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? देखिए मानसून की बात कर रहा है, भारत में सबसे पहले कहां प्रवेश करता है? देखिए केरल। बिल्कुल सही बात है, भारत में केरल में मानसून पहले प्रवेश करता है। लेकिन ऑप्शन और देख लेते हैं, है ना। तो अंडमान निकोबार ये होगा। अब इसमें जब हम भारत की बात करते हैं, ठीक है, तो केरल तो यहां पर है, अंडमान तो यहां पर है। ठीक है, इससे भी ऊपर है वो जो अपना है लक्षद्वीप है। ठीक है, क्योंकि जब हम इसके जब अक्षांश रेखाएं जब पढ़ते हैं, अक्षांश विस्तार पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पाते हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये नीचे है इससे भी, है ना। तो जो सबसे पहले जो भारत में मानसून आता है क्या है? अंडमान निकोबार। हाँ, यदि अंडमान निकोबार ऑप्शन में नहीं होता तो हमारा राइट उत्तर क्या हो जाता? केरल हो जाता। ठीक है, तो अंडमान निकोबार, उसके बाद कहाँ आता है? केरल में, और उसके बाद फिर कहाँ जाएगा? अपने तमिलनाडु में आ जाता है मानसून। अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बांसवाड़ा में सर्वप्रथम आता है, फिर उसके बाद जो है अपना झालावाड़ आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं, उसकी बात कर रहा है। ऑप्शन देखें, मालवा के पठार नहीं। देखिए दरअसल जो उष्ण कटिबंधीय जो वर्षावन पाए जाते हैं ये हमारे ठीक है, अगर हम इसकी बात करें पूरी भारत की तो इसमें मुख्य असम वगैरह जो राज्य आते हैं, असम है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, मेघालय है, ये राज्य आते हैं। लेकिन यहां हमने देखा है कि ऑप्शन में राज्य है नहीं। ठीक है, तो मालवा का पठार नहीं हो सकता, कर्नाटक भी नहीं हो सकता, पूर्वी घाट नहीं, उत्तरी पूर्व, देखो प्रॉपर पूर्वी घाट है जो वो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है पूर्वी घाट है जो। क्लियर है? जबकि ये हम बात कहां कर रहे हैं? बिल्कुल पूर्वी क्षेत्र की। ठीक है, उत्तरी पूर्वी भारत, ये जो उत्तरी पूर्वी भारत है यहां से, और इस प्रकार जो क्षेत्र है इसमें कौन सा वन पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहा इस्पात उद्योग नहीं है? देखो इस्पात जो होता है एक अयस्क होता है। इस्पात जो होता है कोई भी खनिज है, अगर वो है कच्चा है, अशुद्ध है, अशुद्ध खनिज को क्या कहा जाता है? इस्पात कहा जाता है। ठीक है, तो लोहा के लिए बोल रहा है कौन सा केंद्र नहीं है? देखिए बेंगलोर की हम बात करें तो ये आईटी के लिए प्रसिद्ध, इसके लिए प्रसिद्ध है, आईटी के लिए। बाकी सेलम, डोलवी और दुर्गापुर तीनों ही लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध केंद्र रहे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य हैं। जो 2011 की जनगणना है उसके लिए बारे में पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक जनघनत्व तो किसका रहा, न्यूनतम घनत्व किसका रहा है। तो पहले हम जनघनत्व की बात कर लेते हैं, जनघनत्व क्या है या जनसंख्या घनत्व क्या है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि प्रति वर्ग किलोमीटर में
निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जैसे मान लो ये 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, इसमें अगर 50 व्यक्ति निवास करते हैं तो यहाँ का जनघनत्व कितना हो गया है? 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये 200 है तो यहाँ पर 200 माना जाएगा, ठीक है। हाँ, अब जनघनत्व के स्थान पर अगर आप पशु घनत्व पूछा जाए तो वो 1 वर्ग किलोमीटर आएगा, वन घनत्व पूछा जाए तो वो 1 वर्ग किलोमीटर आएगा। कोई भी आपसे घनत्व की बात करे तो डेफिनेशन यही होगी, बस केवल आपको उसका नाम चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बात कर रहा है सर्वाधिक जनघनत्व की। तो पहले थोड़ा हम देख लेते हैं जो विश्व का जो औसतन जनघनत्व है, विश्व स्तर का जो औसतन जनघनत्व है बच्चों वो है 51 एनसीईआरटी का अनुसार, ठीक है। कितना? 51 है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो जनघनत्व है 382 है, और भारत में जो सर्वाधिक आता है बच्चों बिहार का आता है 1102, और न्यूनतम जो आता है अरुणाचल प्रदेश का आता है मात्र 17 व्यक्ति प्रति। लेकिन अब यहाँ पर देखो सर्वाधिक क्या है? बिहार, और न्यूनतम क्या? अरुणाचल प्रदेश। इनमें एक भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा बिहार और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, जबकि होना ऑप्शन यह था बिहार और अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए इस प्रश्न पर ऑप्शन की गलती होने के कारण आयोग ने बोनस दिया था इस पर, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट उत्तर हो जाए क्या होगा? बिहार और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान का जो जनघनत्व 200 है। सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक जयपुर है 595, और न्यूनतम की हम बात करें तो जैसलमेर है 17 अपने अरुणाचल प्रदेश के समान। तो दोस्तों ये हमने बात की 2015 के पेपर के साथ की है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं रीट 2017 के पेपर के साथ में। जब तक के लिए